हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत अग्रवाल, कंप्यूटर टीचर। और बात करते हैं आज हम टॉपिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर्स, जैसा कि हम आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत ही चीप यानी कि सस्ते होते हैं, कि इन्हें आसानी से कोई भी अफोर्ड कर लेता है। और ये जो डिज़ाइन किए गए हैं, पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ये कंप्यूटर्स, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसलिए अगर हम बात करें इन कंप्यूटर्स की, तो ये होम्स, स्कूल्स, ऑफिस, शॉप, बैंक्स, यहाँ इन सभी जगहों पर हम इन्हें देख सकते हैं, यूज़ होते हैं जनरली। और हम अपनी जैसी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज़ कर लेते हैं। इनके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हैं जैसे कमांडोर 64 और IBM PC। और अब हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं उनके भी टाइप्स हैं यहाँ पर, जैसे कि कैटेगराइज किया गया है इन्हें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। तो ये जो कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन्हें डिज़ाइन किया जाता है कि हम इन्हें आसानी से डेस्क पर रख करके और अपना वर्क कर सकते हैं। और ये कई सारे सेवरल यूनिट्स होते हैं इसके, जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। तो इन सभी यूनिट्स को जब हम कनेक्ट कर लेते हैं आपस में, तो ये एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करता है। अब देखते हैं हम लैपटॉप के बारे में। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं और इन्हें हम गोद में रख कर यानी लैप पर रख करके हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, बैटरी लगी हुई होती है इनमें, पोर्टेबल होते हैं, तो इजीली हम अपना वर्क इस पर कर सकते हैं। और जो भी हमारे टास्क हैं वो सभी टास्क को हम परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हाँ, जो भी लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं तो हम डेस्कटॉप पर करने वाला वर्क लैपटॉप पर भी कर सकते हैं और लैपटॉप पर करने वाला वर्क डेस्कटॉप पर भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ फ़ायदा ये है लैपटॉप का कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लाइट वेट होते हैं ये। और लैपटॉप जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं डेस्कटॉप के कंपैरिजन में। और ये जो भी कंप्यूटर्स होते हैं इस तरह के लैपटॉप कंप्यूटर्स, इन्हें बिजनेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं मोस्टली। और ये जो आते हैं यूजुअली 13 to 15 इंचज़ स्क्रीन मोड में ये अवेलेबल होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टैबलेट्स के बारे में। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर दैन लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये लैपटॉप कंप्यूटर से अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि ये बहुत लाइटर होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन से बड़े होते हैं, जो आजकल हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं इनसे बिगर होते हैं साइज़ में। और इसमें कीबोर्ड माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती। टैबलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेंसिटिव टच स्क्रीन होती है कि हम इसमें टाइप कर सकते हैं और नेविगेशन को भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और इसमें जो स्क्रीन का साइज़ होता है यूजुअली वो 7 to 10 इंचज़ होता है। हम जो भी टैबलेट्स के यूजेस हैं उनमें जैसे ई बुक्स को रीड कर सकते हैं, मूवीज़ वॉच कर सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं और नेट चला सकते हैं, इसमें सर्फिंग नेट कर सकते हैं हम। तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट्स। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद मिनी कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स जो इस तरह के हैं मिनी कंप्यूटर्स, ये साइज़ में बड़े हुआ करते थे और जो कि माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज हुआ करता था इनका। दे हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड। इनकी स्पीड तो हाई थी लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा कॉस्टली थे। इन कंप्यूटर्स की जो कैपेबिलिटी थी वो थी कि 4 से लेकर और 200 यूज़र्स तक इस पर वर्क कर सकते थे। दे आर यूज इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, इन एनी अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। ये सर्वर की फॉर्म में आज के समय में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है PDP-8। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर थे। इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा साइज़ होता है और अगर मेमोरी की बात करें तो काफ़ी मेमोरी स्टोर कर सकते थे हाई स्पीड के साथ में। लेकिन इनको जो डिज़ाइन किया गया था वो डाटा
के अकॉर्डिंग, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते थे। अब इस पर इसकी जो क्वालिटी कह लीजिए कि 100 यूज़र्स से ज़्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ वर्क कर सकते थे। इन कंप्यूटर्स को ज़्यादातर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के लिए यूज़ किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, इन सभी में और एट्सेट्रा इसको यूज़ किया जाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं IBM Z सीरीज़, PDP-10 एंड सिस्टम Z10। इसके बाद हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। आप देख सकते हैं जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विद अ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड। ये पावरफुल कंप्यूटर तो थे और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ह्यूज थी। इन कंप्यूटर को यूज़ किया जाता था वेदर फोरकास्टिंग के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, सैटेलाइट कंट्रोल के लिए, यानी मौसम की जानकारी वगैरह वगैरह हम इस तरह से इसमें जुटा सकते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं क्रे 1, क्रे 2, परम एट्सेट्रा। आइए अब देखते हैं हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। तो कंप्यूटर जनरेशन्स की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन क्या है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड जैसा कि आप देख सकते हैं सामने डायग्राम में शो हो रहा है 1942 1956। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कंप्यूटर में जो सर्किट्स यूज़ होते थे उसमें यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स को लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किया जाता था इसमें, और बहुत ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए या इनको मेंटेन रखने के लिए AC वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती थी या पंखे वगैरह चलाने पड़ते थे काफ़ी। अगर हम बात करें इनपुट करने की तो इसमें इनपुट के तौर पर पंच कार्ड को इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड की हेल्प से हम इसमें डाटा इनपुट कर सकते थे, और डाटा आउटपुट के तौर पर प्रिंट आउट्स को यूज़ किया जाता था। एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया गया, और जो ये सपोर्टिव लैंग्वेज थी इनकी वो थी मशीन असेंबली। इनके एग्जांपल्स देखें अगर हम फर्स्ट जनरेशन के तो वो हैं यूनिवैक, एनियक और एडवैक। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन के बारे में। तो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1963। आप देख सकते हैं इसमें यूज़ होता था ट्रांजिस्टर्स का। आप देखें तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड इसमें इनपुट के तौर पर यूज़ करते थे हम। डाटा आउटपुट की बात करें तो प्रिंट आउट्स, और एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप को इसमें यूज़ किया गया। लैंग्वेज जो सपोर्टिव थी वो थी फॉर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, ये सभी लैंग्वेजेस सपोर्टिव थी। और अगर इसके एग्जांपल देखें तो IBM 1400 एंड 700 सीरीज़, IBM 350 इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन के बारे में। तो इसकी थर्ड जनरेशन के बारे में देखें तो इसका टाइम पीरियड है 1964 से लेकर 1971। इसमें जो हम यूज़ करते थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया जाने लगा, यानी कि जैसे जैसे जनरेशन्स चेंज होती गई इसके जो सर्किट्स हैं उनमें चेंजेस आया और काफ़ी रिलायबल रहा। अब हम बात करें डाटा इनपुट की तो कीबोर्ड से डाटा इनपुट किया जाने लगा। अगर डाटा आउटपुट की बात करें तो उस जगह पर मॉनिटर को यूज़ किया जाने लगा। एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक टेप्स की जगह मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ किया गया, और यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया। जैसे कि लैंग्वेजेस की बात करें हम इसमें तो पास्कल, फॉर्ट्रेन, कोबोल, इन सभी को यूज़ किया गया। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं IBM सिस्टम 360, एप्पल 1 एट्सेट्रा। देखते हैं अब हम यहाँ पर फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है वो है 1972 से लेकर प्रेजेंट। दैट मीन कि आज भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर सर्किट्स की जगह पर जो यहाँ IC यूज़ किए थे हमने थर्ड जनरेशन में, अब यहाँ फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया जाने लगा। और इसमें डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स को आसानी से यूज़ कर लेते हैं हम सभी। काफ़ी रिलायबल हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे लिए। डाटा इनपुट आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है जो कि डिस्प्ले होता है हमें रिज़ल्ट, और प्रिंटर की बात करें तो प्रिंट आउट्स के लिए हम इसको यूज़ करने लगे, और साउंड सिस्टम के लिए स्पीकर्स का यूज़ किया जाने लगा। एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क जो थी वो काफ़ी हाई कैपेसिटी के साथ में हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो लैंग्वेज थी सपोर्टिव उसमें यूज़ किया जाने लगा स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का,
जैसे फॉर मेंटेनिंग लार्ज डाटाबेस RDBMS और C++। इसके एग्जांपल्स हैं क्रे 1, 2 और एप्पल 2 एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में 5th जनरेशन के बारे में। तो 5th जनरेशन जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी आज के समय में भी यूज़ हो रहा है और इस पर कंटिन्यू वर्क चल रहा है कि आगे भी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करके और भी बेहतर बनाया जाए। तो अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया गया जिससे कि AI को यूज़ किया जा सके। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें कैपेसिटी होती है कि इसमें थिंक एंड रीज़न, यानी कि सोचने की, करने की क्षमता होती है। और अगर हम बात करें इसमें तो ये ह्यूमन स्पीच को अंडरस्टैंड करता है, रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स को, लाइक फेसेस और अदर कॉम्प्लेक्स इमेजेस। अब जैसे कि आप सभी देखते हैं, जानते हैं कि स्मार्टफोन्स को हम यूज़ करते हैं तो इसमें हम अपने पैटर्न्स वगैरह सेट कर देते हैं। पैटर्न्स वगैरह इनपुट करने पर ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। और अगर फेसेस का भी हम देखें तो फेसेस लॉक वगैरह हमें ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये सभी AI के पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें इसमें कि ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस इन कंप्यूटर्स। अगर हम देखें कि हर एक नई जनरेशन जैसे जैसे चेंज हुई, कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स के बारे में आप सभी ने देखा, तो डे बाय डे जैसे जैसे इसमें जो जनरेशन्स चेंज हुई हैं तो उसमें इंक्रीज़ जो हुआ वो हुआ, स्पीड इंक्रीज़ हुई, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई और इसमें रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हुई। और डिक्रीज़ की अगर हम बात करें तो डिक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ इन कॉस्ट एंड साइज़। यानी कि जैसे जैसे जनरेशन्स का चेंजेस हुआ तो जनरेशन्स बदलने के साथ ही इसकी जो कॉस्ट थी वो डिक्रीज़ हुई, जिससे कि जो कॉमन पर्सन है इसको अफोर्ड कर सकता है आसानी से। और अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो साइज़ भी डिक्रीज़ होता चला गया, यहाँ तक कि हम टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप्स इन सभी को यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और थैंक यू।